नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमारी क्लास 8 का अध्याय 5वां आज स्टार्ट होने वाला है। ओके दोस्तों, अभी तक हम क्लास 6 की हिस्ट्री और क्लास 7 की हिस्ट्री आप लोग कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें क्लास 6 में आपकी प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, और आप क्लास 7 में आपका मेडाइवल हिस्ट्री आती है जिसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, और क्लास 8 में आपका आधुनिक भारत का इतिहास आता है जिसे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसके अभी तक हम आप लोगों को 4 अध्याय कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका अध्याय नंबर 5वां है। तो दोस्तों देखिए, इस अध्याय का क्या नाम है। इस अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट रूप से इस चैप्टर में 1857 की क्रांति के विषय में सब कुछ बताया गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं कि अंग्रेज और मराठा तीसरे युद्ध में पेशवा जो था, अंतिम पेशवा को पुणे में पेंशन पर भेज दिया गया था। तो दोस्तों उन्हीं के दत्तक पुत्र के विषय में जानकारी ली जा रही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे। नाना साहब, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र आपके नाना साहब थे। कौन थे। नाना साहब, जिन्हें अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया था राज्य हड़प नीति के तहत जो डलहौजी द्वारा लाई गई थी। आपको पिछले अध्याय पढ़ा चुके हैं। जिन स्टूडेंटों को पिछला अध्याय पढ़ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। प्रश्न नंबर अगला, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी। आखिरी रियासत के विषय में पूछ रहा है जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वो आखिरी रियासत कौन सी थी। पहला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रियासत, अवध की रियासत, पुणे की रियासत। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत आपकी अवध की रियासत थी। वहाँ के नवाब पर आप प्रशासन का मतलब कुप्रशासन का आरोप लगा करके इन लोगों ने वहाँ के नवाब को ज़बरदस्ती हटा दिया था। और इसके साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जैसे झांसी के विषय में। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, परंतु कंपनी ने ऐसा नहीं माना और उनके राज्यों को हड़पने का प्रयास किया, जिस बाबत युद्ध हुआ था। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए और बता देते हैं आपको। अब जो आपकी नाना साहब वाली रियासत थी उसके विषय में भी बता देते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, परंतु जो कंपनी जो थी उन्होंने इनके दत्तक पुत्र को उनको वारिस ही नहीं माना। अब देखिए अवध के साथ क्या हुआ। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। कब थोपी गई दोस्तों। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और सन 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कब ले लिया कब्जे में। 1856 में उसे अपने कब्जे में ले लिया कुप्रशासन का आरोप लगाकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपनी द्वारा मुगल बादशाहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कंपनी को अगर मुल्क का शासक बनना था तो मुगल बादशाह उस टाइम पे शासक था, तो उसके प्रभाव को कम करना तो ऑब्वियसली बात है। जब तक दूसरे के प्रभाव को कम नहीं करेंगे तो खुद शासक कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या प्रयास किए उस विषय में पूछ रहा है। देखिए पहला प्रयास, कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर उस देश के शासक का नाम ही उस सिक्कों से हटा दिया जाएगा तो उसकी प्रायोरिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। यही यहाँ पर किया गया था। कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। दूसरा देखिए, 1856 में गवर्नर जनरल कौन। कैनिंग। महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था इन्होंने। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर जो था वो आखिरी मुगल बादशाह होगा। ओके दोस्तों, किसने फैसला लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। ओके, अब देखिए दूसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जफर की मृत्यु के बाद उसके वंशजों को बादशाह न मानकर केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये भी किसने कहा था, जनरल कैनिंग ने। और चौथा भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1849 में डलहौजी ने घोषणा की कि जफर की मृत्यु के बाद उसे लाल किले से निकालकर रंगून में बसाया जाएगा। यहाँ रंगून गलत है। उन्होंने ये घोषणा की थी कि उन्हें लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। रंगून में बसाने का उनका निर्णय नहीं था। ये तो बाद में परिस्थितियाँ ऐसी रही जो उन्हें रंगून की जेल में कैद कर दिया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका चौथा कथन असत्य है इस टाइम पर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा,
ब्रिटिश शासनकाल में किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। किससे परेशान थे किसान? गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। पॉइंट बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग महाजनों से, यानी जो सेठ वगैरह होते थे, महाजन जो होते थे, उनसे जो कर्ज लिया होता था उसे लौटा नहीं पाते थे, और कर्ज लौटा नहीं पाएंगे तो उनके बुजुर्गों की जो पीढ़ियों पुरानी संपत्ति थी वो उन लोगों से छीन लिया करते थे महाजन। तो आपका सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपना परिवार गांव में छोड़कर आए थे। यानी कि जो किसान सिपाही थे, जो किसान थे वही सेना में भर्ती हो गए, तो उनका परिवार तो गाँव में ही रहेगा ही। तो दोस्तों लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में ही फैल गया, किसानों के साथ होने वाले अत्याचार का गुस्सा आपका सिपाहियों में ही फैल गया। ओके दोस्तों, तो आपका सारा पॉइंट ही, तीसरा पॉइंट भी आपके सही है। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए अंग्रेजों ने सुधार आंदोलन चलाया था, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा किए गए अच्छे काम थे। सती प्रथा हिंदुस्तान की सबसे बुरी प्रथा थी और विधवा विवाह को जो बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजों ने अच्छे दोनों काम किए थे। ऐसा नहीं था अंग्रेजों ने सारे गलत काम किए, अच्छे काम भी अंग्रेजों द्वारा किए गए थे, और ये दोनों ही कार्य उन लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों में से एक है। दूसरा, भारत को न्याय प्रणाली यानी कानून व्यवस्था देना भी अंग्रेजों द्वारा किया गया महत्वपूर्ण काम था। देखिए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़कर प्रोत्साहन दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर दूसरा, 1850 में प्रावधान किया गया कि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है। अब देखिए जब ईसाई लोग आए थे, मुगल लोग आए थे, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी, और 1850 में ये प्रावधान किया गया जब ईसाई लोग आ गए तो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार तो करेंगे ही करेंगे। तो ईसाइयों ने भी वही काम किया। उन्होंने कहा कि कोई भारतीय अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ओके दोस्तों, बहुत सारे भारतीय मानते थे कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बिरसा मुंडा के केस में देखा होगा, उनका भी यही मानना था कि ईसाई मिशनरी उनकी परंपरागत जीवन शैली पर आघात कर रहे हैं, उनके रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो ऐसे ही भारतीय समाज में मान्यता काफ़ी फैलने लगी थी। देखिए कोई भी भारतीय मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे जो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह को रोकने के लिए। और एक खेल होता था कुंडी नामक खेल होता था, जिसमें क्या होता था, व्यक्ति की खाल में कुंडी से लटका करके उस पर झूला जाता था, जो भी दोस्तों इन लोगों द्वारा बंद किया गया था। काफ़ी बुरा खेल था वो। काफ़ी चीज़ें अंग्रेजों द्वारा सुधार के रूप में की गई थी और भारतीय मौजूदा सामाजिक व्यवस्था उसमें बदलाव भी चाहती थी। तो आपका नहीं चाहती थी कहना गलत है। तो आपका चौथा पॉइंट क्या हुआ? गलत हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका कथन चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, मांझा प्रवास पुस्तक ब्रिटिश शासनकाल में किसने लिखी थी? तो दोस्तों विष्णुगुप्त गौड़से ने, सीताराम पांडे ने, मंगल पांडे ने, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मांझा प्रवास पुस्तक जो आपकी थी विष्णुगुप्त गौड़से ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त गौड़से ने। ढंग से नोट डाउन कर लेना इस बात को, इनके पीछे में जानकारी दे दीजिए कुछ। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्रह्मगुप्त महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णुगुप्त गौड़से ने मांझा प्रवास पुस्तक लिखी। इसमें 84 नियमों की सूची है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको अगले पेज पर बताएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, जब तक सीताराम पांडे द्वारा लिखे गए संस्मरण, संस्मरण यानी कि याददाश्त जो उनके जीवन में घटा होता है तो संस्मरण कहते हैं। सीताराम पांडे द्वारा लिखे गए संस्मरण सिपाही से सूबेदार तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो पहले तो जान लीजिए दोस्तों, सीताराम पांडे जो थे एक अंग्रेज सेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे और दोस्तों इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी थे नॉरगेट ने इन्हें प्रोत्साहन दिया था कि आप अपना संस्मरण लिखें। तो उस पर इन्होंने अपना संस्मरण लिखा था, जिसमें उन्होंने पूरा अपना बायोडाटा दिया है कि उस समय क्या हुआ था, कैसे कैसे घटनाएं घट रही थी। तो सीताराम पांडे द्वारा लिखे गए संस्मरण सिपाही से सूबेदार तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों नॉरगेट महोदय ने ही उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण ब्रह्मगुप्त गौड़से ने मांझा प्रवास पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? मांझा प्रवास। और इसमें 84 नियमों की सूची है जो इन्हें सिपाहियों से हुई वार्तालाप से पता चले थे। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा थे और उन्होंने 64 नियमों की सूची बनाई थी। इसके लिए किस तरीके से उन दोनों के धर्मों को नष्ट किया जाएगा।
तो वो चीज़ जब ये लोग मथुरा गए थे किसी यज्ञ में, तो किसी सिपाही ने बताया था, वही पूरा इन्होंने माजा प्रवास के अंतर्गत वर्णन किया उसका। आगे देखिए सीताराम, जो अंग्रेज सेना में सैनिक थे, ये सिपाही थे। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में लिखा? अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस नाम से किया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और हिंदी में क्या कहा जाता है? सिपाही से सूबेदार तक के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खतरे में कब आया था? 1854, 1857, 1865, 1877। तो दोस्तों सबसे पहले ईस्ट इंडिया का अस्तित्व खतरे में आपका 1857 में आया था, जबकि इससे पहले भी हमारे भारत में 1817 में भी विद्रोह हो चुका था, मगर उस टाइम पर कंपनी का अस्तित्व खतरे में नहीं आया था। ओके दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगले पेज पर देंगे। जब तक दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, कंपनी के विरुद्ध सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में, कलकत्ता में, नसीराबाद में, नीमच में? तो दोस्तों कंपनी के विरुद्ध सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह आपका मेरठ में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। अगला प्रश्न देखिए, 10 अप्रैल 1857 को किस युवा सिपाही को फांसी पर लटका दिया गया था? मंगल पांडे, सागरमल गोपाल, चंद्रशेखर आजाद, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 अप्रैल 1857 की तारीख बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है इतिहास में, क्योंकि इस तारीख को मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया गया था। ओके दोस्तों, अब इन तीनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फतेह और शासन के 100 साल बाद, यानी 100 साल पूरे तो कर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करते हुए, तो उसके 100 साल बाद एक भारी विद्रोह से इन लोगों को जूझना पड़ा था। ओके दोस्तों, अब देखिए 1857 में इस विद्रोह ने कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि ये विद्रोह काफी बड़े स्तर पर हुआ था दोस्तों, और दिल्ली को एक किलेबंद के रूप में पैक कर दिया गया था, जैसे जीतना अंग्रेजों के लिए पॉसिबल नहीं था। परंतु क्यों जीते वो भी हम आपको बताएंगे आगे। देखिए, मेरठ से शुरू हुआ सिपाही विद्रोह के कारण समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। देखिए 10 मई की बात है, 10 मई शाम 6:30 बजे इन सिपाहियों ने 85 सैनिकों को विक्टोरिया पार्क जेल से मुक्त करा लिया, और इस दिन को अंग्रेजी अफसरों ने सिपाही विद्रोह का नाम दिया है। क्या नाम दिया? अंग्रेजी अफसरों ने सिपाही विद्रोह। और 10 मई 1857 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। क्यों दर्ज है ये जान लीजिए दोस्तों। 10 मई 1857 के दिन मेरठ से आज़ादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में पूरे देश में फैला। दोस्तों डेट को नोट डाउन कर लेना, कब शुरू हुई थी? स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है 10 मई 1857, मेरठ से आज़ादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए मंगल पांडे के संबंध में जान लीजिए। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। क्यों लटकाया गया था? बैरकपुर में अपने ही अफसरों पर हमला करने के आरोप में। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही दोस्तों कि मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों करा था। मंगल पांडे बाई कास्ट ब्राह्मण थे, परंतु जो उस टाइम पे गोलियां आ रही थी, गोलियों पर सुअर और गाय की चर्बी का बताया जा रहा था, और जबकि अंग्रेजों ने तो ये बताया कि सारी अफवाह थी, जब अगर मुस्लिम और हिंदू लोग बताते कि अफवाह नहीं थी, हकीकत थी। बंदूक की गोलियों पर आगे जो टोपी लगी रहती थी वो भैंस, वो आपकी गाय और आपकी सुअर की चर्बी की लगी हुई थी, जिससे उन लोगों का धर्म भ्रष्ट होता था, जिस कारण ही मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, मुंह से खींचे जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की बात से सिपाही बहुत भड़क गए, जैसे कि हमने आपको बताया, परंतु अंग्रेजों ने अपने किसी भी इतिहास में इस बात को सत्य नहीं माना दोस्तों। परंतु भारतीय जो सैनिक थे, सिपाही थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उन्होंने कहा है कि सत्य था, और अंग्रेजों ने किसी भी अपने साहित्य में इस बात को सत्य नहीं माना, मात्र खाली भड़कावे की, यानी कि भड़काए और उकसाने वाला प्रयास बताया गया है। देखिए, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। तो दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको पहला बात दोनों कथन सत्य है 1857 के विद्रोह के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, 1857 में मेरठ से शुरू हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। नए कारतूसों के साथ सिपाहियों ने फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। बात बिल्कुल सही है, जो भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, 9 मई 1857 को उनकी नाफरमानी के कारण 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया एवं हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सजा दी गई, ये भी बता दिया आपको। 10 मई को इन्होंने बंदूक हथियार कब्जे में लेकर अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग लगा दी। क्या करा इन्होंने?
संपत्तियों को भी आग लगा दी, इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया और फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ओके दोस्तों, स्वर्णिम तारीख के विषय में बता चुके हैं आपको, वो 10 मई थी। देखिए अगला पॉइंट देखिए, मेरठ की कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई को ही दिल्ली चली गई और मुगल बादशाह को अपना नेता ना बनाकर स्वयं खुद ही विद्रोह के नेता बन गए। दोस्तों जबकि इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया था, ये बात गलत है कि खुद नेता बन गए हो। और उसके लिए मुगल बादशाह से मिलने के लिए काफ़ी देर तक तो उन्होंने लाल किले के बाहर इंतजार किया था। जब बुजुर्ग मुगल बादशाह बाहर नहीं आया तो वो लाल किले में घुस के चले गए और उन्होंने राजा जो था, मुगल बादशाह बुजुर्ग बादशाह जो था, उसे राजी कर लिया कि विद्रोह के लिए वो उसकी पैरवी करेंगे और उनके नेता बनेंगे। और उनके द्वारा बहादुर शाह जफर के द्वारा देश के केंद्र नेतृत्व और राजा के पास पत्र लिखा गया और इस विद्रोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया और वो लोग आए भी थे और काफ़ी तगड़ा युद्ध लड़ा गया। परंतु हिंदुस्तान के इतिहास में दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया था, किलेबंदी कर दी गई थी, उसके बाद भी हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा। देखिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13। 1857 में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, उसी क्रम में सूची को सुमेल कीजिए। अब पूछ रहा है आपसे कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व था किसने संभाला था? तो दोस्तों आप जानते ही कानपुर में कौन रह रहा था उस टाइम पे। देखिए पेशवा के सुपुत्र जिनका क्या नाम था, दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब ने आपके कानपुर में इसकी जिम्मेदारी संभाली थी विद्रोह की। कानपुर में विद्रोह नाना साहब की वजह से हुआ था, जिम्मेदारी संभाली थी, ऐसा कह सकते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए, देखिए स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे बहादुर शाह जफर के जो उनकी सरकार के तहत गवर्नर हैं, यानी कि अपने आप को उन्होंने बहादुर शाह जफर का गवर्नर नियुक्त करने का ऐलान कर दिया था और स्वयं को ही उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। आगे देखिए लखनऊ में देखिए विद्रोह की कमान किसने संभाली थी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए लखनऊ, तो देखिए लखनऊ के विषय बता देते हैं। लखनऊ की गद्दी से नवाब को तो उठा दिया गया था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो वाजिद अली शाह के जो बेटे थे नवाब के, उनका नाम था विरजिस कद्र। क्या नाम था? विरजिस कद्र। तो लखनऊ में जो विद्रोह की कमान संभालने वाले थे वो आपके विरजिस कद्र थे, जैसा कि आपके सामने देवी रखा विरजिस कद्र, ये रहा आपका विरजिस कद्र। ओके दोस्तों, इनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जब नवाब को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया तो नवाब के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था पेशवा के द्वारा, और उन्होंने भी जफर को अपना बादशाह मान लिया था। ओके दोस्तों, ब्रिटिश कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। और झांसी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, झांसी में विद्रोह आपका रानी लक्ष्मीबाई की वजह से हुआ था। और मध्य प्रदेश के मांडाला का विद्रोह किसकी वजह से हुआ था, ये और जान लीजिए। देखिए राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। उन्होंने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया था। परंतु दोस्तों झांसी की रानी की तरह ही इन्हें भी मृत्यु ही प्राप्त हुई। आगे बढ़ते देखिए दोबारा लखनऊ में काफ़ी लोग संगठित हुए थे। दोबारा लखनऊ में कौन संगठित हुआ था उसकी और जानकारी आप लोगों को दे देते। देखिए फैजाबाद के मौलवी थे, उनका नाम था अहमदुल्ला शाह। उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना जुटा ली और अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ आ पहुंचे थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब देखिए बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया? बरेली में इसका नेतृत्व आपका बख्त खान ने किया। किसने किया? बख्त खान ने। देखिए इनके विषय में जान लीजिए। बरेली की सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच की थी। किस ओर कूच की थी? दिल्ली की ओर कूच की थी लड़ाकों की एक सेना के साथ। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट और जान लीजिए। इसके अलावा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह और तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब देखिए इसमें कौन सा सही है आपका बताते हैं। देखिए पहला तो आपका हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं गए, हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहले का आपका छठा सही है, दूसरे का आपका ब्रिटिश कद्र यानी कि चौथा सही है, और झांसी की रानी को तो आप जानती ही हैं, तीसरे का तीसरा सही है। लखनऊ के मांडाल का अवंतीबाई लोधी यानी दूसरा सही है। और दोबारा लखनऊ में आपका पांचवा सही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और बरेली का जो हुआ था वो आपका बख्त खान जी के नेतृत्व में हुआ था, जो एक सिपाही थे। ओके दोस्तों,
यानी पहले का छठा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और आपका चौथे का दूसरा, पांचवें का पांचवा और पहले का वो छठे का पहला। ये आपकी सूची पूरी सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये चित्र हमने लगाया जैसे आप देख सकते हैं। देखिए विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इस चित्र को, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ओके दोस्तों, ये लाल किला है आपका और दूसरी तरफ आपका सलीमगढ़ किला है। कौन सा किला है? सलीमगढ़ किला है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 14 निम्न में से लखनऊ की किस महिला ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रजिया सुल्ताना, मेहरुन्निसा। तो दोस्तों रजिया सुल्ताना तो सल्तनत काल की थी और मेहरुन्निसा आपकी मुगल काल से रहीं। तो लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से संबंधित थी। एक ही महिला थी लखनऊ के नवाब यानी कि बाजिद अली शाह की पत्नी जिनका नाम था हजरत बेगम महल और ब्रिटिश कद्र की माँ यानी कि बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कंपनी द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पुनः अधिकार कर लेने में किसका योगदान रहा? महत्वपूर्ण प्रश्न। कंपनी ने द्वारा दिल्ली के अवैध किले को तोड़ने में किसका योगदान रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए 3 सितंबर 1857 महत्वपूर्ण तिथि है जब अंग्रेजों ने दिल्ली को दोबारा जीत लिया था। 3 सितंबर 1857 अंग्रेजी सेनाओं द्वारा ज्यादा मात्रा में भेजे गए हथियार, गोले जिन्हें हाथी खींच रहे थे, इनकी किताब 5 मील लंबी थी दोस्तों। इतनी ज्यादा मात्रा में बारूद भेजा गया था हिंदुस्तान में। कितनी लंबी कतार थी? 5 मील लंबी थी। मेन कारण यही था दिल्ली को जीतने का। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो नीति नहीं, ये बाद में चालू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों। 1857 सितंबर में पुनः दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में आने पर बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बिल्कुल सही बात है। जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। जफर और जीनत महल जो उनकी पत्नी थी वो अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया दोस्तों और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। रंगून जेल में बहादुर शाह जफर ने 1865 में अंतिम सांस ली। ये पॉइंट गलत है आपका। तो बहादुर शाह जफर ने 1862 में अंतिम सांस ली थी और मरते टाइम पर इन्होंने कहा था 2 गज जमीन न मिली सूबेदार को। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की जमीन पर कब्र के लिए भी जगह नसीब नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हो गया तो आपकी इंग्लैंड की महारानी जो थी उन्होंने विचार किया कि कंपनी के हाथ में शासन नहीं रहना चाहिए, हमको शासन संभालना चाहिए। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकल के ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया था। और देखिए उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। देखिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल। देखिए भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा देकर उसे इंग्लैंड के राजा या रानी के प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई और उन्हें दत्तक पुत्र को भी मान्यता दे दी गई और उनसे कहा गया कि आप आराम से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपने शासन चलाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप दत्तक पुत्र को भी मान्यता दे दी गई, बहुत सारी छूट दे दी गई थी। देखिए सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात घटाकर यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया क्योंकि दोस्तों भारतीय सिपाहियों द्वारा ही विद्रोह किया गया था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि सेना भारतीय सिपाहियों का अनुपात घटाकर के यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और दूसरी अवध, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों के सिपाहियों को लेने की बजाय उन्होंने सेना में गोरखा, सिखों और पठानों से सेना में भर्ती में लेने का निर्णय किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को भर्ती करें, गोरखाओं को, सिखों को और पठानों को। अगला पॉइंट देखिए, हिंदुओं की जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ये पॉइंट गलत है दोस्तों। हिंदुओं को ना होकर के मुस्लिमों की जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जो आंदोलन खड़ा हुआ था मुसलमानों द्वारा ही खड़ा किया गया था। ओके दोस्तों, ये पॉइंट आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, खुर्दा राज्य में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत में 1857 क्रांति से पहले खुर्दा में विद्रोह प्रारंभ हो चुका था और जिसे अंग्रेजों द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 1817 में हुआ था, जहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर स्थित है आपका।
भारत का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जगन्नाथपुरी मंदिर, सबसे पहले वहीं विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न, किसके नेतृत्व में खुर्दा में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम शुरू हुआ था? बख्शी जगबंधु, मुकुंद देव द्वितीय, नाना साहब, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों बख्शी देवबंधु के नेतृत्व में खुर्दा में विरोध प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसके, ये देखिए खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य था, जिसे वहाँ के राजाओं द्वारा दबाव में आकर मराठाओं को सौंप दिया गया था। दोस्तों मराठाओं के दबाव में आकर खुर्दा के राजाओं ने खुर्दा को पहले ही मराठाओं को सौंप दिया था। उनके उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव द्वितीय ने जगन्नाथ मंदिर की देखभाल संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों से सलाह मशवरा किया, परंतु अंग्रेजों ने उनकी कोई बात सुनी नहीं और ना उन्हें जगन्नाथ मंदिर का कुछ दिया गया, ना उनकी रियासत उन्हें वापस की गई। दोस्तों फिर क्या हुआ देखिए, स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी करने लग गए अंग्रेज, खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ने लग गई, नमक की आपूर्ति जो उड़ीसा में होती थी उसमें कमी कर दी गई और नई मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के अंग्रेजों द्वारा डाले गए तो उसी में ही वो राजस्व भुगतान पर जोर देने लगे। इन सब के कारण 29 मार्च 1817 को बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए पाइक कौन है। पाइक कौन होते थे? एक जाति है जो मतलब कि सेना में थी पहले उड़ीसा में, वही पाइक थे। पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला किया और सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम लेकर चले गए थे। आगे देखिए दोस्तों, 1817 में हुए पाइक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने पुरी यानी पुरी का जगन्नाथ मंदिर वाला जो एरिया था, पुरी को कब्जे में लेने के बाद 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगन्नाथपुरी ने पुरी को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसने जो वहाँ के राजा थे मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। पॉइंट बिल्कुल सही है। और खुर्दा का पाइक विद्रोह अंग्रेजों द्वारा राजस्व निवृत्ति यानी कि जमीन पर कर लगाने की नीति के कारण पाइक यानी कि पूर्व सैनिक वर्ग का जीवन बुरी तरह प्रभावित होने के कारण हुआ था। ये इसका मेन पॉइंट है, क्यों हुआ था। 1825 तक इस आंदोलन को पूर्णतः कुचल दिया गया, दमन कर दिया गया। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट कठिन है, सत्य हैं और दमन करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे मुकुंद देव और उनके पुत्र को कैद कर लिया गया था, उसको भी कैद से छोड़ दिया गया, इन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखभाल करने का कार्य सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने भी कुछ रियायतें इन लोगों को दी थी 1825 के बाद में। तो आपके यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं अन्यंत्र पर। देखिए अन्यंत्र भी महत्वपूर्ण है, आज का चीन से संबंधित है। 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह फैला। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ था, जो 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी दोस्तों? मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह नाम से जाना जाता है। जान लीजिए कब हुआ था ताइपिंग विद्रोह, आपके सामने मैंने बता दिया 1860 के मध्य में जाकर के 1850 में शुरू हुआ था ताइपिंग विद्रोह। ओके दोस्तों, होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वहाँ कन्फ्यूजनवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। कौन थे दोस्तों? होंग जिकुआंग। ओके दोस्तों, ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाए, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। देखिए काफ़ी अच्छा विचार था दोस्तों यहाँ पर, जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, सार्वजनिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम तंबाकू शराब के सेवन तथा जुए वेश्यावृत्ति गुलामी पर पाबंदी रहेगी। विचार अच्छे थे, हो सकता है आपको बुरे लगे ईसाई धर्म को मानने के कारण, तो इस धर्म वाली लाइन को हटा दीजिए, बाकी सारे विचार नैतिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अच्छे थे। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की थी। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे नहीं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आपको अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ।